Hello everyone, welcome to Trending Exam Way to Success. Myself कोमल. As you know, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज और इस सीरीज में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे. आप सभी को पता है कि अभी तक इस सीरीज में हमने पॉलिटी के 26 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और जिनमें हमने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में एनालाइज किया है. और आज इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो कि चैप्टर नंबर है 27. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू चैप्टर जिसमें हम हाई कोर्ट और सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. आप सभी को पता है कि इस सीरीज़ में ये हमारा चैप्टर नंबर 27 है. अगर आपने इस सीरीज़ में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा हो तो मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको कोर्ट्स की एक हायरार्की बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वह इस हायरार्की में कोर्ट्स की जो हायरार्की होती है उसके अंदर टॉप पर आते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं हाई कोर्ट्स. और जो आपके हाई कोर्ट्स आते हैं इनके अंडर में आते हैं सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स. हाई कोर्ट्स के अंडर में सुबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं और जो सुबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट टाइप में आते हैं आपके सिविल कोर्ट आते हैं जिसमें कोई भी सिविल केसेस लेके जाए जाते हैं और सेकंड नंबर पर आते हैं आपके क्रिमिनल कोर्ट्स जिसके अंदर कोई भी क्रिमिनल जो भी केसेस होते हैं वो क्रिमिनल केसेस के अंदर जाते हैं. तो ये आपकी पूरी एक कोर्ट्स की हायरार्की बनती है. चलिए दोस्तों चैप्टर की शुरुआत करने से पहले यानी कि क्वेश्चंस को देखने से पहले जो आपके हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से देखते हैं. जो आपके उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हैं यह भारतीय संविधान के भाग 6 के अंदर आते हैं. भारतीय संविधान का जो भाग 6 है उसके चैप्टर नंबर 5 के अंदर आर्टिकल 214 से 231 तक में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिनके अंदर आपको हाई कोर्ट और सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बताया गया है. भारतीय संविधान का जो 7वां संशोधन अधिनियम है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो कि 1956 में हुआ था. इसके द्वारा संसद को पार्लियामेंट को आर्टिकल 231 के अंडर में पावर दी गई थी कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ लाकर विधि बनाकर हाई कोर्ट्स जो एक कॉमन हाई कोर्ट होते हैं वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त कर सकते हैं. यानी कि किसी भी 2 या अधिक राज्यों के लिए कोई भी एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है और जिसके अंदर यूनियन टेरिटरी को भी शामिल किया गया था. तो चलिए दोस्तों हाई कोर्ट और सुबॉर्डिनेट कोर्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें हम अब क्वेश्चंस के थ्रू कवर करते हैं. तो अब यहाँ पर अब देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है. यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है. यहाँ पर आपको बताना है कि जो हाई कोर्ट्स के बारे में ये ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है हाई कोर्ट के बारे में. फर्स्ट में आपको दिया गया है कि द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर में आता है. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है. जो सेकंड नंबर की अपील होती है वह हाई कोर्ट का जो अपेलेट जुरिस्डिक्शन होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है उसके अंदर में आता है. ऑप्शन बी में आपको दिया गया है कि उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है यानी कि राष्ट्रपति करते हैं. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी बिल्कुल करेक्ट है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है. राज्यपाल नहीं, यहाँ पर राष्ट्रपति लिखा है. राष्ट्रपति के द्वारा हाई कोर्ट्स के जजेस की नियुक्ति की जाती है. ऑप्शन सी में दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है. तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है क्योंकि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट इन सभी के जो जजेस होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है न कि राज्यपाल के द्वारा. ऑप्शन डी में आपको बोला गया है कि उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी बिल्कुल करेक्ट है. जो हाई कोर्ट होते हैं वह लोकहितवाद से संबंधित जो भी आवेदन होते हैं उन्हें स्वीकार करते हैं. तो यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था तो आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है क्योंकि जो हाई कोर्ट्स होते हैं इनके जजों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं होती. आगे इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया गया है. भारतीय संविधान के आर्टिकल 217 क्लोज 1 में आपको बताया गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और जो अदर जजेस होते हैं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है. इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा. यहाँ पर आपको पूरे एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 217 क्लोज 1 जिसके अंदर ये प्रोविज़न दिया गया है कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं
इनके चीफ जस्टिस और जो अदर जजेस हैं इनकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वह और उस पर्टिकुलर राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, इन दोनों की रिकमेंडेशन के बाद ही जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको ये बताना है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किन कोर्ट में की जाती है। कौन से ऐसे कोर्ट हैं जिनके अंदर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ये बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कार्यकारी जज होते हैं ये कौन होते हैं। जब हाई कोर्ट्स के अंदर काम का प्रेशर बढ़ जाता है और उसके अंदर जजेस की कमी होती है तो राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि काम ज़्यादा है और जजेस की जो संख्या है वह कम है, तो जो राष्ट्रपति होते हैं वह कुछ कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा, जो हाई कोर्ट्स होते हैं उन्हीं के अंदर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 224 के तहत उच्च न्यायालयों में अपर, एडिशनल और एक्टिंग कार्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 224 क्लोज 1 में आपको बताया गया है कि यदि किसी उच्च न्यायालय में कार्य में किसी अस्थायी विरोधी के कारण उसमें कार्य का बकाया होने के कारण राष्ट्रपति को ये प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्सम बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति सामयिक रूप से अहित व्यक्तियों को 2 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह निर्दिष्ट करे उस न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। यहाँ पर आपको ये बताया गया है आर्टिकल 224 क्लोज 1 के अंडर में ये प्रोविज़न दिया गया है कि किसी हाई कोर्ट के अंदर जब काम ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके अंदर काम पेंडिंग पड़ा रहता है तो राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि जजेस की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए तो जो एलिजिबल जज होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है एज अ एक्टिंग जज। आगे आपको बोला गया है आर्टिकल 224 क्लोज 2 में आपको बताया गया है कि जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न यानी कि जब किसी हाई कोर्ट जो होते हैं उसमें चीफ जस्टिस को छोड़कर कोई अन्य न्यायाधीश अदर जज कोई जब एब्सेंट होता है या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता है, करने में असमर्थ होता है, तो जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं चीफ जस्टिस होते हैं के रूप में अस्थायी रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तब राष्ट्रपति सामयिक रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता। और आगे आपको बताया गया है आर्टिकल 224 क्लोज 3 में आपको प्रोविज़न दिया गया है उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। उल्लेखनीय है कि आर्टिकल 127 के तहत उच्चतम न्यायालय में तदर्थ एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि जो एक्टिंग जज होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वो भी हाई कोर्ट्स के अंदर। जब हाई कोर्ट्स में काम का बर्डन बढ़ जाता है तो उस बर्डन को कम करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक्टिंग जजेस की नियुक्ति की जाती है। और जब कोई हाई कोर्ट के जो अदर जजेस होते हैं वह अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से, तो भी राष्ट्रपति के द्वारा एक्टिंग जजेस की नियुक्ति की जाती है। और आपको यहाँ पर आर्टिकल 127 के बारे में बताया गया है कि जैसे हाई कोर्ट्स के अंदर एक्टिंग जजेस की नियुक्ति अपॉइंटमेंट की जाती है, वैसे ही जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उच्चतम न्यायालय होते हैं, उनके अंदर एडहॉक जजेस की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको बताना है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हें वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं। हाँ, हाई कोर्ट के जजेस को सैलरी और अलाउंसेस कहाँ से दिए जाते हैं। ऑप्शन ए भारत की समेकित निधि, ऑप्शन बी राज्य की समेकित निधि, ऑप्शन सी भारत की आकस्मिकता निधि और ऑप्शन डी राज्य की आकस्मिकता निधि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जो राज्य की समेकित निधि होती है, संचित निधि होती है, वहाँ से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते यानी कि सैलरी और अलाउंसेस दिए जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 202 क्लोज 3 सब क्लोज 4 के अंडर में एक प्रोविज़न दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं इन्हें सैलरी और अलाउंसेस राज्य सरकार की जो संचित निधि होती है वहाँ से दिए जाते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की संचित निधि होती है। एक तो केंद्र के अंडर में जो आती है वह भारत सरकार की संचित निधि कहलाती है और जो स्टेट के अंडर में आती है वह राज्य की संचित निधि कहलाती है। तो जो हाई कोर्ट के जजेस हैं इन्हें सैलरी और अलाउंसेस
राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। और यहाँ पर आपको एक डिफरेंस बताया गया है कि जो भारत सरकार की संचित निधि है वहाँ से हाई कोर्ट के जजेस को पेंशन दी जाती है। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इन्हें पेंशन भारत सरकार की जो संचित निधि है वहाँ से दिया जाता है। और ये प्रोविज़न आपको भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 क्लोज 3 सब क्लोज 4 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं इन्हें पेंशन कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए भारत की संचित निधि से, ऑप्शन बी राज्य की संचित निधि से जहां उन्हें अंतिम सेवा दी हो, ऑप्शन सी विभिन्न राज्यों की संचित निधि से जहां जहां उन्होंने सेवा दी हो, ऑप्शन डी भारत की आकस्मिकता निधि से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। जो भारत की संचित निधि होती है वहाँ से हाई कोर्ट के जजेस को पेंशन दी जाती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपको बताना है कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं इनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है? उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन ए 65 साल, ऑप्शन बी 60 साल, ऑप्शन सी 62 साल और ऑप्शन डी 58 साल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 62 साल एज जो है वह निर्धारित की गई है हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 217 क्लोज 1 में 15वें संवैधानिक संशोधन 1963 के द्वारा यह उम्र निर्धारित की गई थी। यानी कि जो आपका 15वां संवैधानिक संशोधन था 1963 में जो हुआ था उसके द्वारा ये 62 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी। और इस अमेंडमेंट से पहले जो रिटायरमेंट एज थी जजेस की वह 60 साल की थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के लिए एक संशोधन लाया गया था। 114वां संवैधानिक संशोधन विधेयक जो था ये बिल था, विधायक नहीं, ये विधेयक था, बिल था, लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था 2010 में। लेकिन 2010 में ये प्रस्तुत किया गया था, लेकिन फिर 15वीं जो लोकसभा थी उसका विघटन होने के साथ में ये जो विधेयक था ये व्यपगत हो गया था, ये लागू नहीं हो पाया था। फिर दिसंबर 2019 में पी विल्सन के द्वारा इसी संदर्भ में एक गैर सरकारी संवैधानिक संशोधन राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो अभी जो फिलहाल हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज है वह 62 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि जो ऊपर दिए गए कथन हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट में बोला है कि भारत के अंदर टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। सेकंड में आपको बोला है कि पंजाब, हरियाणा और यूनियन टेरिटरी जो कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, इन तीनों का एक कॉमन हाई कोर्ट है, सामूहिक हाई कोर्ट है। थर्ड में आपको बोला गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्वयं का हाई कोर्ट है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो तीनों स्टेटमेंट दी गई हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। भारत के अंदर जो टोटल हाई कोर्ट्स के नंबर्स हैं वो 25 है और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इन तीनों का एक ही हाई कोर्ट है। पंजाब और हरियाणा स्टेट है और जो आपकी चंडीगढ़ है वह यूनियन टेरिटरी है। और दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का एक हाई कोर्ट है। तो यहाँ पर आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दी गई हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया गया है। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन का उच्चतम स्तंभ होता है। यानी कि जो आपका राज्य होता है इसमें जो न्यायिक प्रशासन में सबसे ऊंचा टॉप पर जो होता है वह आपका हाई कोर्ट होता है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की जो टोटल संख्या है वह 25 है। मार्च 2013 में पूर्वोत्तर 3 राज्यों में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। मार्च 2013 में 3 नए हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई थी, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में। 1 जनवरी 2019 में से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए पृथक उच्च न्यायालय के अस्तित्व में आए थे। यानी कि जो आपका आंध्र प्रदेश था इसका डिवीज़न होने के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है उन दोनों के लिए अलग अलग हाई कोर्ट अस्तित्व में आए थे। 1966 में पंजाब उच्च न्यायालय को बदलकर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय किया गया था, जिसके क्षेत्राधिकार में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के क्षेत्र आते हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर वर्तमान में ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपना उच्च न्यायालय है।
तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि जो यूनियन टेरिटरी होती हैं उनका जो हाई कोर्ट होता है वह किसी न किसी स्टेट के साथ ही मर्ज होता है, कोई कॉमन हाई कोर्ट होता है। लेकिन दो ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं, जम्मू और कश्मीर और दिल्ली, जिनके खुद के अलग अलग हाई कोर्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट में आपको दिया गया है कि देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो भारत देश है इसके अंदर टोटल उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वह 25 है। सेकंड में बोला है कि उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। तो यहाँ पर आपका सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। थर्ड में बोला गया है कि किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। थर्ड में क्या बोला गया है कि किसी भी यूनियन टेरिटरी का खुद का कोई उच्च न्यायालय नहीं है, लेकिन ऐसा गलत है, क्योंकि दिल्ली और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनका खुद का न्यायालय है, हाई कोर्ट है। फोर्थ में आपको बोला गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर धारित रहते हैं। तो यहाँ पर आपकी फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दी गई है। फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड स्टेटमेंट है आपकी वो तीनों की तीनों इनकरेक्ट है, लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट सही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ओनली 4। आगे इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया गया है। वर्तमान में देश में कुल 25 न्यायालय हैं, वहाँ पर आपको 18 दिए गए थे फर्स्ट स्टेटमेंट में। आगे बोला गया है कि उनमें से 7 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी पर है। यानी कि भारत के अंदर 7 ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जो एक से अधिक राज्य और यूनियन टेरिटरी पर जिनका अधिकार है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और जम्मू कश्मीर के अपने उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट एज है वो 62 वर्ष है, यानी कि 62 वर्ष तक वह अपने पद पर पद धारण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि भारत के अंदर जो हाई कोर्ट्स हैं इनकी संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी 23। तो यहाँ पर आपके चारों के चारों ऑप्शन जो हैं वो इनकरेक्ट दिए गए हैं, क्योंकि भारत के अंदर हाई कोर्ट्स की टोटल संख्या 25 बताई गई है। और यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि जिस टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा गया था यानी कि 2008 में, उस टाइम पर हाई कोर्ट्स की संख्या 21 थी, लेकिन अगर आप अभी वर्तमान के तौर पर देखें तो वर्तमान में जो हाई कोर्ट हैं भारत के अंदर उनकी संख्या 25 है। क्वेश्चन नंबर 9, अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार आता है। आपको बताना है कि जो 2 आइलैंड्स हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड, यह किस हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कोलकाता हाई कोर्ट, ऑप्शन सी मद्रास हाई कोर्ट और ऑप्शन डी ओडिशा हाई कोर्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जो कोलकाता हाई कोर्ट है उसी के अंडर में अंडमान और निकोबार आइलैंड आते हैं। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया गया है। अंडमान और निकोबार आइलैंड समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों पर है। ये एवं उनका क्षेत्राधिकार इस प्रकार है। आपको यहाँ पर हाई कोर्ट और स्टेट्स के बारे में बताया गया है कि किस किस हाई कोर्ट का कौन कौन से स्टेट के ऊपर क्षेत्राधिकार आता है, जुरिस्डिक्शन होता है। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव ये सभी आते हैं। आगे कलकत्ता हाई कोर्ट में पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार ये सब आइलैंड आते हैं। पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार। गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है इसके अंडर में असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड आते हैं। आगे देखते हैं केरला हाई कोर्ट के अंडर में केरला और लक्षद्वीप ये 2 आते हैं। मद्रास हाई कोर्ट के अंदर तमिलनाडु और पुडुचेरी आते हैं। पंजाब, हरियाणा और उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है इसके अंडर में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ये सब आते हैं। आगे जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के अंदर में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। आपको बताना है कि ये जो 4 हाई कोर्ट्स के नाम दिए गए हैं इनके अंदर किस में से एक से अधिक राज्य और यूनियन टेरिटरी आते हैं। ऑप्शन ए इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन बी दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन सी गुजरात हाई कोर्ट और ऑप्शन डी बॉम्बे हाई कोर्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट। जो आपको बॉम्बे हाई कोर्ट बताया गया है इसके अंडर में एक से अधिक राज्य और यूनियन टेरिटरी आते हैं, जिसके अंडर में बताया गया है महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव ये सभी एक ही हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर।
क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं। संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि भारत के अंदर टोटल कितने ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके अंदर सिर्फ स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरी नहीं है। ऑप्शन ए 2 हाई कोर्ट, ऑप्शन बी 3 हाई कोर्ट, ऑप्शन सी 5 हाई कोर्ट और ऑप्शन डी 7 हाई कोर्ट, 7 हाई कोर्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। भारत के अंदर 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके अंडर में सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी नहीं है, और उनके नाम आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में बताए गए हैं। संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जिनके अधिकारिता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य आते हैं। फर्स्ट में गुवाहाटी हाई कोर्ट जो आपका दिया गया है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसके अंदर में अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम है। सेकंड नंबर पर जो आपका बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसके अंदर महाराष्ट्र और गोवा है। थर्ड नंबर पर जो आपका बताया गया है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, इसके अंदर में पंजाब और हरियाणा, यानी कि ये 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। ये 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके अंदर में यूनियन टेरिटरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना हाई कोर्ट नहीं है। आपको बताना है कि जो 4 स्टेट्स के नाम दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका खुद का हाई कोर्ट नहीं है बल्कि वह किसी और हाई कोर्ट के अंडर में आता है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी मणिपुर। तो यहाँ पर आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों के चारों इनकरेक्ट हैं। मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जो पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर में आता था, लेकिन 2013 के बाद में मणिपुर का खुद का एक हाई कोर्ट बन गया है। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो है 2005 में पूछा गया था, जिसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी करेक्ट होता। लेकिन अगर आप वर्तमान में देखें, अब 2013 से अब तक जो मणिपुर है उसकी खुद के हाई कोर्ट की स्थापना हो चुकी है, अब वह किसी और हाई कोर्ट के अंडर में नहीं आता, इसलिए आपके चारों के चारों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। मणिपुर राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं था, यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता में था, जबकि 25 मार्च 2013 को मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनके अंदर में 2013 में हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई है। फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश, सेकंड मेघालय, थर्ड मिजोरम और फोर्थ त्रिपुरा। आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन बी सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट दिया गया है, यानी कि मेघालय और त्रिपुरा, ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर 2013 में हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई है। मेघालय और त्रिपुरा के अंदर 2013 में हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा हेतु 3 नए उच्च न्यायालयों की हाई कोर्ट्स का गठन किया गया था। तो 2013 में 3 नए हाई कोर्ट बनाए गए थे मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए, जिन्होंने मार्च 2013 में उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर के द्वारा उद्घाटित होने के बाद कार्य प्रारंभ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है। यहाँ पर आपको कुछ हाई कोर्ट्स के नाम दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे हाई कोर्ट है जिनकी सबसे अधिक बेंच है। ऑप्शन ए कोलकाता हाई कोर्ट, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ऑप्शन सी मुंबई हाई कोर्ट और ऑप्शन डी गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन सी और डी दिया गया है वो दोनों के दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे, क्योंकि अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में जो मुंबई हाई कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट है इनकी बेंच ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट है और ऑप्शन डी भी आपका करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो आपका कोलकाता हाई कोर्ट है, कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो मूल पीठ है वह कलकत्ता में है, और जो उसकी अदर बेंच हैं वो 2 जो अदर बेंच है वो पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में है। आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो मूल बेंच है वह जबलपुर में है, और जो अदर बेंचेस हैं वह ग्वालियर और इंदौर में है। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट,
इनकी मूल पीठ जो है, मूल बेंच बॉम्बे में है, मुंबई में है, और जो 3 इनकी बेंच है वह नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में है। इसके बाद जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, इसकी मूल पीठ यानी कि मूल बेंच गुवाहाटी, और 3 जो अदर बेंचेस हैं वह कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में है। पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक बेंच 6 थी, परंतु लेकिन मार्च 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के बाद में अब 3 बेंचें शेष रह गई हैं। अगर आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो मुंबई और गुवाहाटी है, इनकी उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंचें हैं, सर्वाधिक बेंचें हैं, जिसकी 3-3 बेंच बताई गई हैं, जो आपको यहाँ पर बताया है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय की जो मूल पीठ है वह मुंबई में है, और जो अदर 3 बेंच हैं वह नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में है। गुवाहाटी की मूल पीठ गुवाहाटी में है, और अदर बेंचेस हैं कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में, जो अदर स्टेट के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? यहाँ पर आपको जो 4 प्रकार के राइट्स दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राइट है जो हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में, ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। ऑप्शन ए परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, और ऑप्शन डी अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन ए में दिया गया है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, यह हाई कोर्ट के अंडर में नहीं आता है। बाकी जो आपको तीनों दिए गए हैं ये सभी हाई कोर्ट्स के अंडर में आते हैं, ये सभी हाई कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार आर्टिकल 143 के तहत मात्र सर्वोच्च न्यायालय का है। प्रश्नगत अन्य क्षेत्राधिकार राज्यों के उच्च न्यायालय के भी हैं। संघ और राज्यों या राज्यों के बीच विवादों का निर्णय का प्रारंभिक और एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, परंतु मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है वह उच्च न्यायालयों का भी है, आर्टिकल 226 के अंडर में। तो यहाँ पर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि जो आपका आर्टिकल 143 है, जिसके अंडर में जो राष्ट्रपति होते हैं वह सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगते हैं किसी भी लोकहित के मामले में। ये एडवाइस देने का जो राइट है, यानी कि परामर्श संबंधी जो क्षेत्राधिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है। और आगे इसमें आपको ये बताया गया है कि यूनियन टेरिटरी और 2 या अधिक राज्यों के बीच में कोई भी विवाद हो जाता है तो उसके निर्णय का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, हाई कोर्ट के पास नहीं होता। लेकिन अगर आप फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के जो क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, वह हाई कोर्ट के पास में होता है, आर्टिकल 226 के अंडर। क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह किसके अंडर में आता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के अंडर में, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल के विवेकिक शक्तियों के अंडर में, और ऑप्शन डी इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के अंडर में। तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के पावर बताई गई है किसके अंडर में मुख्य न्यायाधीश आते हैं जब वह अपनी प्रशासनिक हैसियत से काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में जो दिया गया है कि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट के अधिकारिता में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो 2 प्रकार की भूमिका निभाते हैं। पहले वह न्यायिक कार्य करता है, सेकंड में वह प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है। प्रशासनिक हैसियत से कार्य करते हुए वह निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन और नियंत्रण करता है। इन कार्यों में अपव्यवहार करने पर वह अन्य न्यायाधीशों की रिटों की अधिकारिता में आता है। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो 2 प्रकार की भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट में वह न्यायिक कार्य करते हैं और सेकंड में वह प्रशासनिक कार्य करते हैं। और जब हाई कोर्ट का जज प्रशासनिक कार्य करता है तो वह जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके अंदर पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन और नियंत्रण करता है। और जब वह ये कार्य करता है उस समय अगर उनका कोई गलत व्यवहार होता है तो उनके ऊपर अदर जो जज होते हैं उनके द्वारा रिट्स चलाई जाती है, वह उनके रिट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय के द्वारा उत्प्रेक्षण सर्चुअरी रिट
किसे जारी की जाती है। यहाँ पर आपको बताना है कि एक ऐसा हाई कोर्ट जिसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं, उच्च अधिकार प्राप्त हैं, वह किसे रिट जारी करते हैं। जो उत्प्रेक्षण रिट होती है वह किसे जारी करते हैं। ऑप्शन ए, एक अधीनस्थ न्यायालय को जारी करते हैं कि वह पुनः निरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। कोई भी ऐसा मैटर है जो स्पेशल है, उसकी जो कार्रवाई का अभिलेख होता है वह उस हाई कोर्ट को हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफ़र कर दे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। एक ऐसा हाई कोर्ट जिसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं, उच्च अधिकार प्राप्त हैं, वह उत्प्रेक्षण रिट जारी करते हैं अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनः निरीक्षण के लिए उस स्पेशल मैटर को उस हाई कोर्ट को हस्तांतरित कर दे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय के द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेक्षण सर्चुअरी रिट जारी की जाती है और उस रिट में बोला जाता है कि वह पुनः निरीक्षण रिव्यू के लिए एक मामले विशेष की कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है। तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेक्षण रिट के द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द कर देता है और मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। तो यहाँ पर आपको जो अदर ऑप्शंस में दिया गया है, ऑप्शन बी में प्रतिषेध, ऑप्शन सी में अधिकार परीक्षा और ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सभी इन रिट से संबंधित है। यहाँ पर आपको पूरे एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा कोर्ट जिसके पास उच्च अधिकार होते हैं वह अपने से अधीनस्थ न्यायालय को सर्चुअरी रिट जारी करते हैं और वह तब जारी करते हैं जब कोई भी ऐसा अधीनस्थ न्यायालय कोई ऐसा मामला अपने पास ले लेते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है और उस पर निर्णय भी दे देते हैं। तो जो ऊपरी कोर्ट होते हैं वह उस निर्णय को रद्द कर देते हैं सर्चुअरी रिट के जरिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी रिट है जिसके जरिए जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनका परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए अधिकार परीक्षा, ऑप्शन बी परम आदेश, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षण और ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन सी में दिया गया है उत्प्रेक्षण यानी कि सर्चुअरी, जो सर्चुअरी रिट होती है वह अपर कोर्ट्स के जरिए लगाई जाती है अधीनस्थ न्यायालय के लिए। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय कोई भी ऐसा मामला अपने अंडर में ले लेते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है और उस मामले पर अपना निर्णय भी दे देते हैं, तो जो अपर कोर्ट्स होते हैं वह हाई कोर्ट से इस मामले को अपने पास बुलाते हैं और जो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया है उस निर्णय को रद्द भी कर सकते हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्प्रेक्षण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती हैं। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका के द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेते हैं, जबकि यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय भी दे दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेक्षण याचिका के द्वारा उस निर्णय को रद्द भी कर सकते हैं, कर मामले को अपने पास लेकर दोबारा से सुनवाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी रिट है जो कोर्ट्स के अंदर जब कार्य लंबे टाइम तक पेंडिंग पड़े रहते हैं तो उन कार्यों को करवाने के लिए की जाती है। ऑप्शन ए परम आदेश, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षण, ऑप्शन सी प्रतिषेध प्रोहिबिशन और ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन सी में दिया गया है प्रतिषेध प्रोहिबिशन, वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रतिषेध प्रोहिबिशन रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित रहने की दशा में लागू की जाती है। जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी करके मामले को अपने पास मंगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन कहा गया है और दूसरे को रीजन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। एजर्शन में आपको बोला गया है न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या फिर उनका पालन नहीं करना, न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना, ये सभी आपके न्यायालय की अवमानना की कोटि में आते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो कोर्ट्स के द्वारा आदेश दिए जाते हैं उनकी जानबूझकर अवज्ञा करना और उनका पालन ना करना और न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का इस्तेमाल करना, ये सभी कोर्ट की अवमानना के अंडर में आते हैं। ये आपका एजर्शन है और इसमें रीज़न आपको बताया गया है कि न्यायिक सक्रियतावाद
न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के लिए दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपको बोलना गया है कि जो न्यायिक सक्रियतावाद है वह न्यायपालिका को उसकी अवमाननापूर्ण जो व्यवहार होता है उसको दंडित करने के लिए दंडात्मक अधिकार दिए बिना भी कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो आपका रीज़न दिया गया है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर आप दोनों को ध्यान से देखेंगे एसर्शन और रीज़न, तो आपको पता चलेगा कि दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें एसर्शन और रीज़न दोनों सही तो हैं, लेकिन जो रीज़न है वह एसर्शन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें एक्सप्लेनेशन में देखते क्या दिया गया है कि कथन और कारण दोनों स्वतंत्र रूप से तो सही हैं, लेकिन जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 21, उच्च न्यायालय की परम आदेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। आपको बताना है कि जो हाई कोर्ट है वह किस अधिकार के लिए परम आदेश रिट जारी करते हैं। ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी सांविधिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको जो संवैधानिक, सांविधिक और मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन तीनों अधिकारों के अंडर में जो हाई कोर्ट होते हैं वह परम आदेश रिट जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त सभी। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा संबंधी रिटें निकालने का अधिकार दिया गया है। किंतु जहां उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें निकाल सकता है, यहाँ पर बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही इन रिट्स का जारी कर सकता है। वहीं उच्च न्यायालय जो होते हैं वह मूल अधिकारों के साथ में विधिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए भी रिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंस बताया गया है कि जो आपकी रिट्स होती हैं उनको, जो आपके हाई कोर्ट्स होते हैं उनको रिट के मामले में ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही रिट निकाल सकते हैं, और जो हाई कोर्ट्स होते हैं वह मूल अधिकारों और जो आपके विधिक अधिकार हैं, सांविधिक अधिकार हैं, उनके लिए भी रिट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको एसर्शन और रीज़न दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। एसर्शन में बोला है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो भारतीय नागरिक हैं इनके अधिकार जो हैं, इनकी सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट्स को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के मामले में। रीज़न में आपको बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परम आदेश जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके एसर्शन है और जो रीज़न है वो दोनों के दोनों ही करेक्ट दिए गए हैं। एसर्शन में बोला है कि जो सिटीजन्स के राइट होते हैं उनकी रक्षा के लिए हाई कोर्ट्स को ज़्यादा अधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में, और जो सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण के लिए ही परम आदेश जो रिट होती है उसे जारी कर सकते हैं। तो यहाँ आपको एसर्शन भी करेक्ट दिया गया है और रीज़न भी करेक्ट दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। एसर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, और जो आपको रीज़न दिया गया है वो एसर्शन का सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे क्या दिया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परम आदेश रिट जारी की जाती है, जबकि जो आर्टिकल 226 है उसके तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के साथ साथ में किसी प्रयोजन से भी रिट जारी कर सकते हैं। साथ ही उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षण के द्वारा भी भारतीय नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करने में समर्थ हैं, इसलिए आपको एसर्शन और रीज़न दोनों सही दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो रिट के मामले में राइट्स हैं वह हाई कोर्ट्स के ज़्यादा हैं सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट में आपको बताया गया है भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला गया है कि जो हाई कोर्ट के जज हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इनके जो रिमूवल का प्रोसीजर है वो सेम है। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में बताया गया है कि उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिव्यचन नहीं कर सकता है। तो जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट दी गई है वो इनकरेक्ट है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, ओनली 1। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
आर्टिकल 217 क्लोज 1 सब क्लोज 2 के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए आर्टिकल 124 के क्लोज 4 में उपबंध रीति से उसके पद से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। इसके बाद आपको बताया गया है कि संविधान के आर्टिकल 124 क्लोज 4 में विहित प्रक्रिया से संबंधित साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के द्वारा अधिनियमित न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जाता है। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि आर्टिकल 217 क्लोज 1 सब क्लोज 2 है, उसके अंदर आपको बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के रिमूवल है वो बिल्कुल सेम है। और आर्टिकल 124 में आपको बताया गया है, आर्टिकल 124 क्लोज 4 में आपको जो जज को रिमूव करने की प्रोसीजर है उसके बारे में बताया गया है। अब आगे देखेंगे इसमें क्या बोला है। आर्टिकल 220 के अनुसार उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद जिस उच्च न्यायालय में वह स्थायी न्यायाधीश रहा हो उससे भिन्न उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में अभिवचन कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्ति न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं कर सकता है। आर्टिकल 124 क्लोज 7 में ये प्रोविज़न दिया गया है, इसलिए आपकी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि वहाँ पर क्या बोला गया था कि जो हाई कोर्ट के जज हैं वह किसी न्यायालय और प्राधिकारी न्यायालय के सामने अभिवचन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह कर सकते हैं क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, रिटायर्ड जज, वह अभिवचन नहीं कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट का जज अभिवचन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। आपको बताना है कि जो हाई कोर्ट के जज हैं वह अपना रिजाइन लेटर किसे देते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, और ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपना रिजाइन लेटर राष्ट्रपति को देते हैं और इनकी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करता रहता है। इससे पहले वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र के द्वारा अपना पद त्याग सकता है। आर्टिकल 217 क्लोज 1 सब क्लोज 1 के अंदर ये प्रावधान दिया गया है। साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर भी हटाया जा सकता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के जो 2/3 बहुमत होता है उसके द्वारा एक प्रस्ताव को पारित किया जाता है। प्रस्ताव पारित करने से राष्ट्रपति के द्वारा पदमुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पास किया गया था, लेकिन उसने अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा के द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। तो यहाँ पर आपको 4 जजेस के नाम दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे जज हैं जिनके खिलाफ 2011 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था राज्यसभा में, लेकिन वही प्रस्ताव लोकसभा में पारित होने से पहले ही उन्होंने अपने रिजाइन लेटर दे दिया था। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति भट्टाचार्य, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति सौमित्र सेन और ऑप्शन डी न्यायमूर्ति पी.डी. दिनाकरण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। न्यायमूर्ति सौमित्र सेन ऐसे हैं जिनके खिलाफ 2011 में राज्यसभा में महाभियोग चलाया गया था, लेकिन उन्होंने यह महाभियोग का जो प्रस्ताव था वह पास होने से पहले ही अपना रिजाइन लेटर दे दिया था। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पर लोक निधियों का दुरुपयोग करने के कारण 2011 में राज्यसभा के द्वारा महाभियोग लगाया गया था। स्वतंत्र भारत में किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पारित होने का ये पहला मामला था। इनसे पहले किसी के ऊपर भी महाभियोग नहीं चलाया गया था। यह प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पहले ही 1 सितंबर 2011 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। स्वतंत्र भारत में पहली बार न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध 1993 में संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया था।
इस एक्सप्लेनेशन में आपको एक छोटा सा रेफरेंस में देखने को मिलेगा। 2011 में जो महाभियोग लाया गया था सौमित्र सेन के खिलाफ, वह पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने इसे पूरा होने से पहले ही, इसकी प्रोसीजर पूरा होने से पहले ही अपना रिज़ाइन लेटर दे दिया था। तो इसके बाद जो स्वतंत्र भारत है उसमें 1993 में पहला जो महाभियोग लाया गया था वह रामास्वामी के खिलाफ लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, बाबरी मस्जिद या फिर राम जन्मभूमि का जो विवाद है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में लाया गया था, जिसकी पीठ लखनऊ में है, लखनऊ के समक्ष है, वह किस प्रकार का मामला है? ऑप्शन ए परम आदेश याचिका है, ऑप्शन बी स्वत्वाधिकार मुकदमा है, ऑप्शन सी क्षतिपूर्ति का दावा है, या फिर ऑप्शन डी न्यायिक पुनर्निरीक्षण की याचिका है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, टाइटल सूट यानी कि स्वत्वाधिकार का मुकदमा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बाबरी मस्जिद, जिसे राम जन्मभूमि विवाद भी कहा जाता है, यह विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे टाइटल सूट के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दो समुदायों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन और संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए थे। नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस मुकदमे का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जिसने ये डिसीजन दिया था कि एक बार में तलाक 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 यानी कि 3 बार तलाक कहने से तलाक जो है, डाइवोर्स जो है, वह गैरकानूनी होता है। ऑप्शन ए कोलकाता हाई कोर्ट, ऑप्शन बी इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन सी मुंबई हाई कोर्ट और ऑप्शन डी पंजाब हाई कोर्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह डिसीजन दिया गया था कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से जो तलाक होता है वह गैरकानूनी है, इलीगल है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह डिसीजन दिया गया था। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में ये निर्णय दिया था कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है, इलीगल है, क्योंकि इस प्रकार का तलाक पवित्र कुरान तथा भारतीय संविधान के प्रावधानों दोनों के विरुद्ध माना गया है। मुस्लिम महिलाएं विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एक ही बार में 3 बार तलाक कहने के संज्ञा को अपराध घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, 2008 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में जज कौन थे 2008 में। ऑप्शन ए राजीव गुप्ता, ऑप्शन बी SR नायक, ऑप्शन सी अनंग कुमार पटनायक, ऑप्शन डी KHN कुरंगा और ऑप्शन ई WA शिक्षक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। राजीव गुप्ता 2008 में छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के जज बने थे, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, राजीव गुप्ता। 2 फरवरी 2008 को न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बने थे। इससे पहले वह उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन हैं, जो 6 मई 2019 से इस पद पर बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में ये समर्थन किया था कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? आपको बताना है कि विधि आयोग के कौन से ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बोला था कि सभी हाई कोर्ट्स के जो जज होते हैं, 1/3 जज होते हैं, वह अदर स्टेट से होने चाहिए। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति PN भगवती, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति HR खन्ना और ऑप्शन डी न्यायाधीश चंद्रचूड़। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, न्यायाधीश HR खन्ना के द्वारा ये समर्थन किया गया था कि हर हाई कोर्ट के यानी कि प्रत्येक हाई कोर्ट के जो जज हैं, 1/3 जज हैं, वह दूसरे राज्य से होने चाहिए। 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश HR खन्ना ने आयोग की 80वीं रिपोर्ट पर न्यायाधीशों की नियुक्तियों के तरीके में उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 30, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें जिला न्यायाधीश शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन ए आर्टिकल 230,
ऑप्शन बी आर्टिकल 231, ऑप्शन सी आर्टिकल 232 और ऑप्शन डी आर्टिकल 233। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 223 के अंदर जिला न्यायाधीश शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में, जिसमें चैप्टर नंबर 6 में आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। आर्टिकल 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार से संबंधित है। आर्टिकल 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय यानी कि कॉमन हाई कोर्ट से संबंधित है। और आर्टिकल 232 सातवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसन कर दिया गया है, यानी कि जो आपका आर्टिकल 232 है उसे सातवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया है। आर्टिकल 233 अतिरिक्त अनुच्छेद 233 क, 234, 235 और 236 में भी जिला न्यायाधीश का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आर्टिकल 233, 233 ए, 234, 235, 236 इन सभी में जिला न्यायाधीश शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश की जो अभिव्यक्ति है उसके अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी सेशन न्यायाधीश, ऑप्शन सी अधिकरण न्यायाधीश और ऑप्शन डी लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में जो दिया गया है अधिकरण न्यायाधीश, यह जिला न्यायाधीश की अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 236 क के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत जो शामिल हैं वह बताए गए हैं नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश। अधिकरण न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपको बताना है कि लोक अदालतों के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए लोक अदालतों की जो अधिकारिता है, अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो कि पेंडिंग, जो किसी न्यायालय में लंबित हों। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए दिया गया है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो लोक अदालतें होती हैं वह पहले के मामले भी और जो पेंडिंग मामले हैं उन्हें भी उनका निपटारा भी करते हैं। ऑप्शन बी लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती हैं जो सिविल हैं न कि आपराधिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट दिया गया है कि जो लोक अदालतें होती हैं वह सिविल और जो क्रिमिनल केस होते हैं उन दोनों का निपटारा करती है। ऑप्शन सी में दिया गया है कि प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत और अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त कर सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी में बताया गया है कि उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, क्योंकि जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी और सी तीनों के तीनों इनकरेक्ट हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है। लोक अदालतों में सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। इनमें दीवानी मामलों के साथ साथ जो आपराधिक मामले होते हैं उन पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और विधिक ज्ञान रखने वाला सामान्य व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है तथा सामान्य एक वकील एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन ए, बी और सी में दी गई है स्टेटमेंट वो तीनों के तीनों इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो यहाँ पर आपके सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्राम न्यायालय जो अधिनियम है 2008 की धारा 11 के अंतर्गत ग्राम न्यायालय को सिविल और आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है। अधिनियम की धारा 27 के अनुसार स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादों के
मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट सही बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुत्र है। आपको बताना है कि जो भारत के अंदर चलित न्यायालय है मोबाइल कोर्ट वह किसके द्वारा लाए गए थे। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति भगवती, ऑप्शन बी श्री राजीव गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और ऑप्शन डी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा चलित न्यायालय लाए गए थे। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुनाहा में देश की पहली मोबाइल सचल अदालत का उद्घाटन किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि देश की जो पहली मोबाइल कोर्ट है वह हरियाणा के मेवात जिले में है। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया था। इनका उद्देश्य सुदूर और पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था को पहुंचाना था, न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना था। इस प्रकार न्यायालय की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने की थी। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। इसमें हमने सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एनालाइज किया है। इसके अंदर इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर की स्टार्ट करेंगे और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको पता है कि इस सीरीज़ में हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं। जो चैप्टर्स हैं उन्हें हम डिटेल में एनालाइज नहीं कर रहे हैं। अगर आपको चैप्टर डिटेल में एनालाइज करना है तो आप हमारे चैनल पर जो अंजलि तोमर मैम की जो वीडियोस हैं उन्हें पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।